नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये जो नई सीरीज है ये यूपीएससी, एचसीएस, आरएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी के एग्जाम के को ध्यान में रख के बनाई गई है। क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट है वो सारा यूपीएससी लेवल है, तो यूपीएससी लेवल है तो ये जो अदर एग्जाम है पीसीएस के जैसे आरएएस ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ये नई सीरीज शुरू करने से पहले मैं उन अध्यापक गण का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनसे मैंने मुखर्जी नगर में रह के 3-4 साल में शिक्षा हासिल। तो ये आज की जो सीरीज शुरू हम करेंगे, ये सीरीज हमारे प्राचीन भारत के साथ है। अब ये क्लास देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंटेंट कैसा है। ये सारा यूपीएससी का कंटेंट थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। आप आने वाले एग्जाम जैसे आरएएस है, भी कोई भी पीसीएस का एग्जाम है, उनमें बहुत कारगर साबित हो गए। और ये जो भी हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे, सोल्व तो क्या, ये आपका जो भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ऐप है शिक्षा 2.0, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं समय गंवाए बगैर। तो आज का जो अपना पहला लेक्चर है वो प्राचीन भारत के, भारत का प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन भारत इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो तीन भाग में बांट के चलते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और पीसीएस में, यूपीएससी में हम आजादी के बाद के भारत को भी पढ़ते हैं। ठीक है, आमतौर पर कंपटीशन एग्जाम में तो तीन ही पढ़ते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन आजादी के बाद का भारत भी हमें पढ़ना पड़ता है जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं खास करके। तो प्राचीन भारत इनमें से एक है, और प्राचीन भारत को भी हम तीन कालखंड में बांट के चलते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? इसके अंदर कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसका अंदर कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो फिर पता कैसे चला कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था? लिखित है ही नहीं, पता कैसे चला? उस टाइम को हम पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण का मतलब पत्थर, यानी कि वहां के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कार्बन डेंटिंग की सहायता से पता लगाया गया है कि ये औजार कितने पुराने हैं, और वहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी संस्कृतियां, ऐसे ऐसे लोग रहे होंगे। उन पे रिसर्च करके फिर आ जाता है आधे ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ क्या है, इसके बाद पाषाण काल के बाद कुछ धातु का भी काल शुरू हो जाता है। धातु जैसे कि सबसे पहले कौन सी धातु हुई थी? तांबा। तो वहां भी कुछ लिखा गया था, यहाँ कुछ लिखा गया नहीं था। यहाँ पे कुछ लिखा गया था, उस लिपि का पता नहीं, पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। जैसे कि धातु के, यानी कि पाषाण के बाद धातु पे आ गए थे, और इनका क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उपलब्ध हैं, परंतु पढ़े नहीं गए हैं। ठीक है ना? परंतु परंतु पढ़े नहीं गए हैं, पढ़े नहीं गए हैं। क्या बोलते हैं उसके? प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि इसको बोलते हैं आध ऐतिहासिक काल। इतिहास का आधा हिस्सा, यानी कि लिखित तो है पर पढ़ा नहीं। ठीक है, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं परंतु पढ़े नहीं गए। और ये क्या है, इसके लिखित साक्ष्य हैं, उपलब्ध हैं और पढ़े भी गए। ठीक है, इसके अंदर लिखित हैं और उनको पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ जो इनके बारे में पता चलेगा ना, मैंने जैसे यहाँ पे चर्चा की पाषाण के बारे में, तो पाषाण के बाद धातु आती है, धातु के बाद जैसे सिक्के आते हैं, कुछ बाद में कुछ लिखने वाले लेखक हुए हैं, अलग अलग बाहर से आए हैं। जैसे कोई आपने नाम सुना होगा इब्न बतूता का, ऐसे ऐसे बहुत से लेखक के बारे में भी हम आगे चल के। बट हम सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट अगर चलें तो प्राचीन भारत को हम तीन कालखंड में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़े नहीं गए, इसमें लिखित। अब इसमें से चलते हैं तो इसमें आता सबसे पहले पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल यानी कि पत्थर से बनाए गए औजार थे, इसलिए पत्थरों का समय था पाषाण काल। पाषाण काल में हम तीन कालखंड में बांटते हैं: पुरा पाषाण काल, प्रारंभ से यानी कि जब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कभी कभी से यानी कि अनंत से, प्रारंभ से लेके एक
10,000 साल ईस्वी पूर्व तक, 10,000 ईस्वी पूर्व तक। अब जो चल रही है 2024, तो ऐसे ही हम जब एक साल थी उससे 10,000 साल पहले, 10,000 साल वो और 2024 आज, वहां तक का डेटा यहाँ पे है। फिर दूसरा इसका भाग होता है, हमने पहला माना पुरापाषाण काल, दूसरा कौन सा लिया, मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 से लेकर 5,500 ईस्वी पूर्व तक है। और तीसरा कौन सा है, नवपाषाण काल, जो कि 5,500 से 3,000 ईस्वी पूर्व तक है। के बाद अपनी अलग अलग संस्कृति आ जाती हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ोगे, आहार संस्कृति पढ़ोगे, अलग अलग आगे चल के सारे पॉइंट आएंगे, कोई चीज नहीं छोड़ी जाएगी। बस आप धैर्य से एक बार देखते चलें। तो ये अपना लिखित था, ये अपना लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित है लेकिन पढ़े नहीं गए, वहां पे लिखित है। जो लिखित नहीं है उसको हम पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल में प्रारंभ से लेकर 10,000 तक के बोलते हैं पुरा पाषाण काल। 10,000 से 5,500 ईस्वी के बीच का जो है उसको मध्य पाषाण, और 5,500 से 3,000 ईस्वी के बीच का है उसको नवपाषाण बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल क्या है, ये प्रारंभ से लेके 10,000 ईस्वी तक। इसमें क्या क्या है, इसके हमने सारे टॉपिक बनाए हुए हैं। आपको टॉपिक बनाने की कॉपी में लिखने की आवश्यकता शायद नहीं है, अपना प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। बात ये है, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और ये पूरा का पूरा सीरीज भी आपको फ्री, आपकी मेहनत। अब क्या, पुरापाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन, अभिनूतन का मतलब होता है हिमयुग, यानी कि उस समय पृथ्वी है बर्फ से ढकी हुई थी। पृथ्वी क्या था, बर्फ से ढकी हुई थी, पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, जिसको बोलते हैं प्लेटोस्टोन, ठीक है, युग में हुआ था। इस युग में धरती या पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, आइस एज बोलते हैं जिसको, ठीक है। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी, ठीक है, सोहन नदी घाटी, जो कि आपकी कहाँ है, सिंधु घाटी की एक सहायक नदी थी। बेलन नदी घाटी, ठीक है, बेलन नदी घाटी। और दूसरी ये बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है, यानी कि नर्मदा का तो आपको पता ही है, ठीक है। नर्मदा के नदी के किनारे किसका स्टेचू बनाया गया था, कमेंट करके बताना। एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की इसके अवशेष सोहन नदी घाटी से, यानी कि अवशेष मिले हैं, अवशेष के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि ये इतनी पुरानी है। जो जगह मिली थी सोहन नदी के किनारे के जो कुछ मिले हैं, तो उनको सोहन नदी घाटी बोल दिया, ठीक है। बेलन नदी के पास मिले उनको बेलन नदी घाटी संस्कृति बोल दिया। नर्मदा नदी के पास भी से मिले, ठीक है, ऐसे ही, और ऐसे सिंधु पास मिले उनको सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया, ऐसे बोला गया है, ठीक है। पूरा पाषाण काल के उपकरणों में भिन्नता, तो पूरा पाषाण काल था, इसमें जो उपकरण पाए गए ना, कुछ उपकरण ज्यादा पुराने हैं, कुछ नए हैं, और उनमें भिन्नता भी है, भिन्नता भी है क्योंकि उनकी बनाने की क्वालिटी अलग अलग टाइप की है। तो उनकी क्वालिटी के कारण इनको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, किसका, पुरापाषाण काल के इनको, ठीक है। इनमें एक निम्न पुरापाषाण काल है जो कि 10,000 ईस्वी तक है, प्रारंभ से लेकर 10,000 ईस्वी तक। कब से है, प्रारंभ से लेकर 10,000 ईस्वी तक। तो पूरा का पूरा तो है 10,000, ठीक है। फिर इसमें मध्य पाषाण काल, सॉरी कितना, 10,000 नहीं, 1,00,000 ईस्वी पूर्व तक है। पूरा का पूरा तो 10,000 ईस्वी तक है, तो 1,00,000 ईस्वी पहले तक का तो हमने मान लिया निम्न पूरा पाषाण। फिर है 1,00,000 से 40,000 का हमने मान लिया मध्य पाषाण, और 40,000 से 10,000 का मान लिया हमने उच्च पुरा पाषाण, और सभी को मिला के मान लिया हमने पुरा पाषाण, जो कि प्रारंभ से लेके, ठीक है, प्रारंभ से लेके 10,000 तक का है। और इसमें भी हमने 3 भाग बांटे थे पुरा पाषाण में, ये निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, ये हमने बांटे थे। इसके आगे अगर हम चलें तो उसका पहला भाग आ जाता है पुरापाषाण का निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के हथियार कुछ अलग थे, मध्य पुरापाषाण काल के हथियारों में कुछ अलग भिन्नता थी, और नव पुरापाषाण काल के हथियारों में कुछ अलग भिन्नता थी। इसके आधार पर बांटे गए हैं। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ इनके अवशेष मिले हैं, उनके औजार कैसे थे, औजारों में क्या क्या क्वालिटी थी, क्या खास बात थी, और उनमें आपस में भिन्नताएं कैसी थी, ये हम यहाँ देखें। तो सबसे पहले निम्न पुरापाषाण के बारे में देखते हैं। इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी, जो कि सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी है, किसकी है, सिंधु नदी की, सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया। अगर ये सोहन नदी के पास मिले तो इसको क्या कहा गया, सोहन संस्कृति कहा जाता है। इस काल में पेम्बुल, ठीक है, पेम्बुल, चापर, चोपिंग उपकरण, ये छोटे छोटे हथियार हैं, उपकरण हैं, ठीक है, इक्विपमेंट हैं, तो ये मिले हैं। इनका नाम है पेम्बुल, चॉपर। ये कैसे बनते हैं वो भी आगे हम यहाँ चर्चा करेंगे। चॉपर, पेम्बुल, चॉपिंग उपकरण के साक्ष्य मिले हैं।
पेम्बुल क्या होते हैं? पेम्बुल पत्थर के वे उपकरण होते हैं, पेम्बुल, ठीक है? पेम्बुल क्या होते हैं? पत्थर के उपकरण होते हैं जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं। जैसे कि पानी का बहाव चलता है नदियों में, पत्थर होते हैं ना, वो एक दूसरे से घर्षण करके घिस-घिस के चिकने और सपाट हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पेम्बुल बोलते हैं। चॉपर क्या होते हैं फिर? चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेम्बुल से बनाया जाता था। तो पेम्बुल से बनाया जाता था, उसको क्या बोलते थे? चॉपर बोलते थे, ठीक है? चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते थे, द्विधारी यानी कि द्विधारी तलवार सुना ना, दो धारी तलवार, द्विधारी होते थे। पेम्बुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार, ठीक है, धार बनाई जाती थी, कि यानी कि एक धार है, द्विधारी तलवार यानी कि तलवार है, इधर से वार करोगे तो भी कोई कुछ नहीं कटेगा, वापिस करोगे तो भी कटेगा, यानी कि द्विधारी है, एक धारी नहीं। ठीक है, ये क्या था आपका? चॉपिंग, चॉपर और पेम्बुल। ये तीन मिले थे, कहाँ मिले थे? सोहन नदी घाटी। सोहन नदी कहाँ है? सिंधु घाटी की सहायक नदी थी, ठीक है? यहाँ पे मिले थे, और सोहन नदी घाटी के पास मिलने से इनको सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से जाना गया? सोहन संस्कृति के नाम से भी इनको जाना गया है। ठीक है, इसके आगे निम्न पुरा पाषाण था, फिर क्या है? मध्य पुरा पाषाण का। मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं कि यहाँ क्या-क्या खास बात थी, ये अलग कैसे है। इस काल में बहुसंख्यक कोर, ठीक है? कोर मतलब उनके फलक, ठीक है? फलक जैसे ब्लेड और उपकरण प्राप्त हुए। फलकों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है? अलग-अलग फलक होने के कारण इनको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से, किस पत्थर से? क्वार्टजाइट पत्थर से, ठीक है? क्वार्टजाइट पत्थर से। ये कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, आग का आविष्कार किस पत्थर से हुआ था? चकमक पत्थर से, ठीक है? और यहाँ सबसे पहले किसका औजारों का निर्माण किस पत्थर से हुआ था? क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया था। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में कौन सी जगह भाई? देखते हैं, महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंह भूमि, उत्तर प्रदेश में चकिया जो वाराणसी में पड़ता है, पेलन घाटी यूपी में जो इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है? मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में, और सोन घाटी गुजरात में, सौराष्ट्र क्षेत्र हिमाचल में व्यास, वानगंगा आदि विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए। यानी कि ये जो क्षेत्र है आपका, अगर मैं बोल दूं ये भारत का मैप कहाँ बनाऊं भाई मैं? अगर ये मैं भारत का मैप, ठीक है? देखो भाई, कुछ इस प्रकार का अगर भारत का मैप बना के चले आज के समय का, ठीक है ना? आज के समय का ऐसे-ऐसे कुछ, ये जो भारत का मैप है ना भाई, नीचे वाला कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है? तो ये जो भारत का मैप है, देखो यहाँ झारखंड यहाँ से लेके, यानी कि पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं है ना, भारत भर के, तो ये क्षेत्र में ये हुए हैं। क्षेत्र में भी ये चीज़ें पाई गई हैं। कौन-सी? मध्य पाषाण में। और जो उससे थे मध्य पुरापाषाण, नवपाषाण में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी पाई गई है। अब देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का तीसरा पार्ट है उच्च पुरापाषाण काल। इसमें क्या था? इस काल का प्रमुख पाषाण उपकरण ब्लेड थे, ठीक है? ब्लेड थे। भारत में इस काल के उपकरण सोन नदी घाटी जो मध्य प्रदेश में, सिंह भूमि झारखंड में, भीमबेटका और रामपुर बघेलान, बाघोर मध्य प्रदेश में, इनामगांव महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछता, इनामगांव महाराष्ट्र में, रेनीगुंटा, वेमुला, कर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में। अब कहोगे सर ये याद कैसे? ठीक है, याद बार बार आप पढ़ते रहोगे, वीडियो को आप एक बार देखो आराम से, के बाद क्या है कि आप इसको डाउनलोड कर लेना ऐप से आप डाउनलोड करके अपने फोन में स्टोर कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, आप प्रिंट भी निकलो, ठीक है? तो आप प्रिंट निकलवा सकते हो। सोरापुर दोआब क्षेत्र जो कर्नाटक में, दोआब का मतलब क्या होता है भाई? बताओ, कहीं दो नदियों के बीच का संचित क्षेत्र तो नहीं होता है? बताओ, कमेंट करके जरूर बताना क्या होता है। बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर राजस्थान में, ठीक है? पुष्कर राजस्थान में जो अजमेर के निकट पड़ता है, और यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। तो यहाँ से इनके अवशेष प्राप्त हुए कुछ पाषाण काल के। अब मैं ये जो बेसिक बेसिक बात बताऊंगा, किताबों में इतना ज्यादा लिखा होता है, इतना ज्यादा, जहां से क्वेश्चन पुट नहीं होते, लेकिन बच्चे यहाँ से फंस जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या पढ़ें, इतने काल खंड में, क्योंकि किताबों में इतना वर्णन किया होता है, इधर से उधर से डायग्राम बना बना के कितना याद करोगे? हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। अगले पे चलते हैं, अगले पेज पे। तो मध्य पाषाण काल हमने कौन सा पढ़ा था? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में हमने तीन पढ़ा था,
ठीक है, तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आ गए हम मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में अगर हम पढ़ते हैं कुछ पॉइंट तो देखो क्या है। मध्य पाषाण काल, इस काल के उपकरण बहुत छोटे होते थे। उपकरण छोटे थे भाई, छोटे छोटे उपकरण थे, ठीक है। इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ कहा गया। छोटे उपकरणों के कारण माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थी, ये जगह कहाँ कहाँ पे थी इस टाइम की? तो यहाँ देखो, बेतुआ घाटी, सोन घाटी जो कि मध्य प्रदेश में, बेतुआ घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश में, कृष्णा घाटी कर्नाटक में, कृष्णा घाटी कर्नाटक में, ठीक है। यानी कि आप दक्षिण भारत में गए हुए हो तो ध्यान रखना कि पूरे क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे कौन। ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के आगे निकल ली, सिंधु घाटी सभ्यता भी हम आगे आगे पढ़े। लेकिन ये छोटी छोटी बातें आजकल ये पूछता है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट आजकल ये जो छोटी छोटी है ना, कौन सी संस्कृति है, आहार संस्कृति कहाँ है, ठीक है, ये जो नेवासा कहाँ, बेलन घाटी कहाँ, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें काफी पूछता है। और जो छोटी पूछता है ना, उनके पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, ध्यान रख ले, ठीक है। बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी कहाँ, उत्तर प्रदेश में, नेवासा महाराष्ट्र में, इत्यादि कुछ थे। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बाघ और राजस्थान से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बाघ और राजस्थान, यहाँ से पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले किस पशु को पाला गया था, कमेंट करें आप, ठीक है। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु, अरे यहाँ दे ही दिया क्या, ठीक है। अब क्या कमेंट करोगे, यही रखा है, कुत्ते को पालतू पशु। सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया गया था, गेहूं या जौ का? जौ या गेहूं, बताना आप कमेंट करके। अनाज का सबसे पहले किसका उत्पादन किया गया था, गेहूं या फिर जौ? कमेंट करके बताएंगे। तो इस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा मेहददा मेदहा नामक स्थान से प्राप्त है। अस्थि पंजर का अवशेष मिला है। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का अवशेष कहाँ से मिला, प्रतापगढ़। कहाँ से मिला, प्रतापगढ़। क्या, अस्थि पंजर, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे, सराय नाहर राय। और यही पूछता, बस इतना ज्यादा ये मत ध्यान देना, तो भी कोई बात नहीं है। राजस्थान में स्थित सांबर झील, राजस्थान में सांबर झील खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है, सांबर झील खारे की है या मीठे की है, कमेंट करके जरूर बताना। सांबर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्ष रोपण के साक्ष्य भी मिले हैं। सांबर झील राजस्थान, ठीक है। क्या यहाँ से नमक निकाला जाता है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ से फिर सबसे पहले वृक्षारोपण के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। वृक्ष रोपण यानी पेड़ पौधे लगाने के साक्ष्य, सबूत, साक्ष्य समझते हो, सबूत, ठीक है, सबूत मिले। मध्य पाषाण के बाद आते हैं हम नवपाषाण काल में। और नवपाषाण के बाद जो छोटी छोटी संस्कृतियां थी उनके बारे में हम, तो नवपाषाण भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती। देखो, नवपाषाणिक बस्ती प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ती है। और शायद ये ईरान बॉर्डर पे लगती है, ठीक है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान ईरान उस साइड में नीचे वाले बॉर्डर पे लगती है, ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में ये पड़ती है, बलूचिस्तान में। जिसकी तिथि 7000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, 7000 ईस्वी मानी जाती है, किसकी, मेहरगढ़ की। तो देखो, दो सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते थे ना, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, नए शोध के अनुसार इसकी तिथि बदल चुकी है, ठीक है। 8000 ईस्वी पूर्व तक भी इसको माना गया है, ठीक है। तो इसकी नई तिथि भी आप ध्यान रखना, पढ़ लेना। इस काल के प्रमुख केंद्र है बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़े से आप हाईलाइट कर लेना। बेलन घाटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। रेनीगुटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। सोन घाटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सिंह भूमि कहाँ है, झारखंड में है। तो इसको ध्यान में रख लेना। क्यों ध्यान में रखना, बेलन घाटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। रेनीगुटा आंध्र प्रदेश में है। सोन घाटी मध्य प्रदेश में है। सिंह भूमि झारखंड में है। ये पॉइंट कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, रेनीगुटा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना होता फिर आंसर, रेनीगुटा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने टिक कर दिया डबल, ताकि आप ट्रिपल टिक कर दिया, ताकि आप याद रख सको। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम एवं गुफ, बुर्ज होम एवं
फकराल से अनेक गर्तावास मृद भांड एवं हड्डी के औजार, यानी कि एक व्यक्ति को दफनाया जाता है, उनके साथ ही मृद भांड और हड्डी के भी औजार पाए गए हैं, ठीक है, प्राप्त हुए हैं। चिरोंद, चिरोंद कहाँ, बिहार, बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, यानी कि हड्डी के उपकरण का मतलब है जो हड्डी होती है भी औजार बनाए गए थे, उनके उपकरण भी मिले गए हैं। ऐसे नहीं कि कोई जीव मर गया उसकी हड्डी मिल गई, वो अलग है, हड्डी से बनाए गए उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं, ठीक है, हिरण के सींगों के हैं। कोल्डी हवा इलाहाबाद से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये बात बहुत ही जरूरी है। कोल्डी हवा इलाहाबाद से प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिले कहाँ से, कोल्डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, ठीक है। नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्णगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था वरन उत्पादक भी था। ऐसा नहीं है कि आपकी तरह खा पी के चून पड़ जाता था, वो कुछ काम भी करता था, खाद्य उत्पादक भी करता था, ठीक है, वो उत्पादक भी करता था। वह संस्कृति कर्म और पशुपालन में पूर्णतः परिचित हो चुका था, उसको पता था कि पशु पालना है, अपने को खेती करना है, अपने को खाना है तो अपने को उगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आराम से, ठीक है, सेपियंस नहीं था इस टाइम में, इस टाइम में वो विकसित इंसान हो चुका था। अब होमी क्या होता है बताओ जरा। अगला है उपकरणों में कुल्हाड़ी, ठीक है, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख थे, ठीक है। कुल्हाड़ी, खुरपी, हथौड़े, ठीक है। एक औजार तो मेरे पास भी नहीं रहा, बाकी मैं कटी सभ्यता से ही नहीं हूँ भाई, और न इससे हूँ नौपाषाण। देखो ऐसे ऐसे हथियार हुआ करते, देखो दिख रहे हो ना, ये हथौड़ी टाइप का हथियार, ऐसे हथियार भी मिले हैं, ठीक है। अब ये पूछेगा कौन, ये यहाँ क्यों रखे हैं भाई, ये बोर्ड सेट किया था ना तो पेच लगाए थे इसलिए। चलो अगले चलते हैं, आधि ऐतिहासिक काल या धातु काल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऐतिहासिक काल, हाँ, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है, जिसके उपकरणों के आधार पे, पत्थरों के उपकरण हैं, उनके आधार पे ही हमने अंदाजा लगाया है कि ऐसी ऐसी संस्कृतियां हुई, ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे औजार वो यूज करते थे, ठीक है। वहां कुछ लिखित नहीं है, कुछ धातु नहीं, सिर्फ पत्थर है, सिर्फ पत्थर के हैं, ठीक है, या फिर हड्डियों के हैं। उसके बाद, ठीक है, वो क्या था, प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के बाद क्या है, आध ऐतिहासिक, जिसके कुछ लिखित भी हैं बट पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन परंतु हम पढ़ नहीं पाए हैं, जिसको आध ऐतिहासिक काल या धातु काल, क्योंकि यहाँ पे आके धातु का भी प्रयोग होने लगा था। क्या होने लगा था, धातु का प्रयोग भी यहाँ पे होने लगा था। तो यहाँ धातु का प्रयोग होने लगा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है ये। पाषाण युग की समाप्ति के बाद, जब पत्थरों की जो युग था उसकी समाप्ति के बाद, ऐसा नहीं कि पत्थर के हथियार होने बंद हो गए थे, पत्थर के हथियार आज भी आते हैं। कैसे हथियार आते हैं, जैसे कि गांव में रहते हो ना आप, तो मिर्ची बनाते हैं ऐसे करके, एक कुंडी छोटा बोलते हैं, तो वहां भी आजकल पत्थर के हथियार मिलते हैं। जिस क्षेत्र में ना अरावली पहाड़ी श्रृंखला वगैरह होती है, हरियाणा के तोशाम में है, उधर चरखी दादरी में है, उस साइड में कभी आपका काम पड़ेगा तो आप देखोगे पत्थर के वो आज भी काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो गए। पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ। इसी युग में आधि ऐतिहासिक काल या धातु काल भी कहा जाता है, क्योंकि पत्थर के बाद धातुओं का युग प्रारंभ हो गया था, ठीक है। ये समाप्ति के कगार पे थे, यानी कि धातु प्रारंभ हो गई थी। समाप्ति का मतलब ये नहीं था कि इनके बिल्कुल ही बंद हो गए थे, बाकी धातु स्टार्ट हो गई। हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति की गणना इसी काल में करते हैं। अब ये आया ना पॉइंट निकल, हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति, ठीक है, ये किस काल में है, आधि ऐतिहासिक काल में, जिसके साक्ष्य लिखित में भी हैं बट पढ़ नहीं पाए हैं। कैसे, कोई ग्रंथ लिखा है क्या, नहीं, ग्रंथ नहीं लिखे हैं। जैसे मटके के ऊपर कुछ लाइन लिखी होती है ना, ऐसे किसी मटके पे, ऐसे किसी गुफा में कुछ लिखा हुआ है, अलग अलग जगह कुछ लिखित साक्ष्य मिले, बट कोई पढ़ नहीं पाया कि उन्होंने लिखा क्या है, ठीक है, लिखा क्या है ये नहीं पढ़ पाए हैं। फिर आते ताम्रपाषाणी। तो धातु शुरू हुई तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ, तांबे का, तांबे का प्रयोग हुआ तो इसको ताम्रपाषाणिक बोलते हैं, ठीक है, ताम्रपाषाणिक, ठीक है। तांबे के प्रयोग के कारण खेतड़ी राजस्थान में तांबा सबसे ज्यादा है, ठीक है। ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियां, इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण, देखो ये पत्थर एवं तांबे के उपकरण औजार प्रयोग करने लगा था, इसी कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल कहते हैं, ठीक है। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा था, ठीक है। तो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो क्या था, तांबा था। क्या था, तांबा था।
और सबसे पहले किस अनाज का, गेहूँ का, जौ का? कमेंट करके नहीं बताया अब तक आपने, कमेंट करके बताएं क्या था? ताम्र पाषाण संस्कृतियां कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी, कृषक ग्रामीण, शहरी नहीं थी, शहरी संस्कृति नहीं थी। तो शहरी संस्कृति कौन सी थी? क्या सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय संस्कृति थी? क्या थी भाई? हाँ जी, बिल्कुल थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय संस्कृति थी, है ना? तो वो कौन सी थी? नगरीय संस्कृति थी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटती थी, गलियां नालियां दोनों साइड थी, ढकी हुई थी। वो सारी बातें हम आगे चल के पढ़ेंगे जब उस पॉइंट पे आएंगे, जब उस टॉपिक पे। यहाँ पढ़ रहे हैं छोटी छोटी बातें, ये आपको बड़े प्यार से समझानी है कि 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने कब, 5000 साल पहले, ठीक है, 5000 ईस्वी पूर्व, 5000 ईस्वी पूर्व हुए और 2024 ये करीब 7500, करीब 7000 साल पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा थी। ठीक है, 7000 साल, 5 ये और 2024 ये जोड़ के आप अंदाजा, करीब करीब 7000 साल पहले जिस धातु का प्रयोग हुआ था वो तांबा थी। अब आते हैं इस काल की, यानी कि जो आदि ऐतिहासिक काल या धातु काल की कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, ताम्रपाषाण यानी कि धातु का प्रयोग होने लगा, तो इस काल की कुछ प्रमुख संस्कृतियां थी जब धातु के दौरान नई नई संस्कृतियों का उदय हुआ। वो कौन सी संस्कृति थी, उनके स्थान कहाँ पे थे और उनमें क्या क्या खास बातें थी, कौन से औजार थे, ये हमें देखना चाहिए। लोकेशन यानी किस स्थान पे थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता बनास या अहाड़ संस्कृति, जो कि राजस्थान, ये तो डायरेक्ट पूछता है, आरएस में आया था कि पता नहीं राजस्थान का कोई एग्जाम था। बनास या आहड़ संस्कृति के बारे में पूछ रहा, कहाँ थी? ठीक है, तो ये आपकी बनास या आहड़ संस्कृति राजस्थान, प्रमुख स्थल आहड़, बालाथल तथा गिलंदा। ठीक है, ये आहड़ संस्कृति का थे। आहड़ एक क्षेत्र है, ठीक है, बालाथल और गिलंदा इन जगहों पर ये मिली थी। आहड़ को ताम्रवती, ठीक है, ताम्रवती यानी यहाँ तांबा बड़े पैमाने पर मिलता है, यहाँ पे मिलता था, इसलिए ताम्रवती बोलते थे, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता था, ज्यादा पैमाने पर तांबा मिलता था, इसलिए इसको ताम्रवती बोलते थे। किसको? आहड़ को। अब कौन सी जगह? खेतड़ी मिलता है। ठीक है, संस्कृति का इस संस्कृति का कालक्रम 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच रखा गया है, यानी कि समकालीन किसकी है, किसकी समकालीन है? घाटी सभ्यता की समकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और कौन सी है? मेसोपोटामिया, मिस्र की संस्कृति। ठीक है, वो टॉपिक पे आएंगे जब हमें पढ़ेंगे। बट यहाँ अंदाजा आप लगा भी लिया करो कि उसका टाइम काल ये था, इसका समय काल ये था। आजकल समकालीन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि अकबर ये क्या था, तुलसीदास किसका समकालीन था? अकबर का था, बाबर का था, ऐसे ऐसे करके। तो समकालीन समय का भी आप जोड़ बैठा लिया करो एक बार कि किस समय कौन था, इस समय और क्या खास बात हुई थी। समकालीन वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं आजकल। पहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। आहड़ के लोग किस घरों में रहते थे? अब यहाँ जो आपने बात पढ़ी ना, आहड़ के लोग पत्थर के घरों में रहते थे, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे घरों में रहते थे। कच्चे में, पक्के में, ईंटों के बने घर में, या पत्थर के बने घरों में, या बांस के बने घरों में, लकड़ी के बने घरों में, ऐसे आपको सोचना चाहिए। एग्जामिनर यहीं से सोच के चलता है, ऐसे ही पत्थर के बने घरों में रहते थे। ठीक है, आहड़ के लोग पत्थर के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की हुई ईंटों के बने घरों में रहते थे। किलुंद, ठीक है, किलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था, यानी कि यहाँ के स्थानीय केंद्र यानी कि राजधानी मान सकते हो। यहाँ से पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य, पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य। अब ऐसा मत कहना कि उस टाइम पे लोग कच्ची ईंटों के मकान में रहते, पक्की ईंटों के मकान में रहते थे। ठीक है, यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियां, सॉरी, तांबे की बनी कुल्हाड़ियां और चूड़ियां और चादरें प्राप्त हुई हैं। तांबे की सबसे पहले धातु यही हुई थी, आजकल तो पता नहीं टीन चांद पता क्या क्या आती हैं, चादरें वगैरह जो भी आती हैं, पर उस टाइम पे कुल्हाड़ी चूड़ियां जो भी थी सारी किसकी थी? तांबे की थी। ठीक है, तांबे की सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? धातु का, तांबे का। कब? 5000 ईस्वी पूर्व, आज से लगभग 7000 साल पहले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या आता है इसके बाद? पहाड़ संस्कृति के बाद कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति। ठीक है, कायथा संस्कृति कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं? कायथा और एरण, कायथा और एरण। एरण अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेख साक्ष्य में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिले? सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य, प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एरण से, एरण के अभिलेख से।
हैं। एरण कहाँ है? एरण मध्य प्रदेश में। एरण के अभिलेख से किसके साक्ष्य मिले हैं? सती प्रथा के। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलो आगे चलते हैं। मालवा संस्कृति नंबर मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति के बारे में देखते हैं। प्रमुख स्थल कौन सा था? कायथा, एरण और नवदा टोली। कायथा, एरण और नवदा टोली। यानी कि कायथा और एरण यहाँ भी है, और कायथा, एरण, नवदा टोली। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। मालवा मृद भांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। मालवा के जो मृद भांड हो, उत्कृष्टता, ठीक है, उत्कृष्टता के लिए वो जाने जाते हैं। नवदा टोली से विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। नवदा टोली, ठीक है, ये कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कृषि फसलों के साक्ष्य नवदा टोली से, ठीक है, नवदा टोली से मिले हैं। इससे अगली और नेक्स्ट स्लाइड ये है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद जो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, ये जो बातें हमने पढ़ी हैं, ये कहाँ से पढ़ी हैं, कहाँ से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, किस किस राइटर ने लिखा है, और कौन से वेदों में लिखे हैं, कौन से शास्त्रों में लिखे हैं, ये बातें हमें यहाँ पता चली है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको बोलते हैं हम ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है? तो अगला लेक्चर अपना भारत के प्राचीन स्रोत वहाँ है आगे। इससे अगले में हम पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं। तो चौथे नंबर पे जोरवे संस्कृति, ये कहाँ थी? महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। प्रमुख स्थल जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, नामगांव। ठीक है। अब दैमाबाद कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा था? दक्षिणी कौन सा था? पूर्वी कौन सा था? पश्चिमी? याद आएगा कुछ? मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे, थोड़े से पढ़ लिया करो। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली। ठीक है। कांसे की वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? दैमाबाद से। कांसे की वस्तु दैमाबाद से। यह हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाती है। यहाँ से गैंडा, हाथी, भैंसा तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली। ठीक है। गैंडा, हाथी, भैंसा और रथ चलाते मनुष्य की आकृति कहाँ से मिली है? जोरवे संस्कृति से। जोरवे संस्कृति में किस स्थान से? दैमाबाद से। ठीक है, दैमाबाद से। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट पे। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक ऐसी बड़ी बस्ती थी, यह बस्ती किलाबंद, ठीक है, इनाम गांव जो है ये किलाबंद थी और खाई से घिरी हुई थी। यानी कि इस बस्ती में आने के लिए आपको, ये जो बस्ती थी वो किले से बंद थी, यानी किला रूपी थी, और बाहर एक खाई हुई थी, खाई बना के रखी हुई थी, यानी कि आप यहाँ पर ऐसे आसानी से थे। ठीक है, घिरी हुई थी। 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्रपाषाण संस्कृति का लोप हो गया। 1200 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 1200 ईस्वी पूर्व, और आज 2000 ये, ठीक है, 12 1000 यानी 3000 3233 पूर्व मान सकते हो, इस संस्कृति का लोप हो गया, ये विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। केवल जोरवे संस्कृति, ठीक है, केवल जोरवे संस्कृति, यानी कि जोर संस्कृतियां थी वो तो विलुप्त हो गई थी 1200, लेकिन जोरवे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक भी जीवित रही है। के जोरवे 700 ईस्वी पूर्व तक भी जीवित रही है। ताम्रपाषाण संस्कृति के विलुप्त होने का कारण बहुत कम वर्षा या सूखा था, और यही कारण ये माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का भी यही कारण था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को जानेंगे, और ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता और इनको जानने से पहले आपको वो आधार जान लेने चाहिए जहां से इन सभ्यताएं मिलती है। कौन कौन से वेद में लिखे, कौन से साक्ष्य सिक्के कौन से मिले हैं, ठीक है, अशोक ने क्या लिखा था, अभिलेख जो भी हैं, ठीक है, पत्थरों पे लिखे, ऐसे ऐसे बहुत से साक्ष्य हैं, वो साक्ष्य हम पढ़ेंगे। तो उन साक्ष्यों के आधार पर ये चीजें आई थी। तो ये जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ाया है, वो सारा का सारा आप एक बार अच्छे से देखें, पीडीएफ डाउनलोड कर ले ऐप शिक्षा युग 2.0 से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो वहां से आप इस ऐप का ऐप डाउनलोड करके ये इसका पीडीएफ ले सकते हैं, और आपके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत की गई है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। आपका कंप्लीट कोर्स हम पूरा कर देंगे। ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आज की स्लाइड में 11 पेज थे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।